हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और हम लोग 24 फरवरी का टारगेटेड चल रहे हैं। बाकी आपके अन्य सब्जेक्ट भी हम लोग चला रहे हैं। और दोपहर से हम लोग जो बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट हेड की गुरुदेव हमारा आर्ट वालों का ध्यान जी। ठीक है, कल से हम लोग दोपहर में आर्ट वालों का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुल 6 टॉपिक लिया है आप सभी के लिए। कितने टॉपिक लिए बेटा? 6 टॉपिक लिए हैं। और ये जो 6 टॉपिक हैं एक वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन बेटा? यहाँ पे बहुविकल्पी है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, पद्यांश है, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय और महत्वपूर्ण एक मैंने यहाँ पे कहानी को डाल रखा है जो कि बहुत ही बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। और ये आप 24 फरवरी के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। आप ये 24 फरवरी के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत आ रही, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा अपने कमेंट को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि आपके बोर्ड में कैसे कैसे आता है। बहुविकल्पी भी देखें तो आपके पेपर में 10 अंकों का आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश कितने नंबर का आता है सर? 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का ये हो गया। पद्यांश भी कितने नंबर का आएगा सर? 10 अंकों का आपके बोर्ड में आने वाला है, 10 नंबर का। उसके बाद लेखक का जीवन परिचय 5 अंकों का पेपर में आने वाला है। कवि का जीवन परिचय बोले साहित्यिक परिचय, ये भी आपके 5 अंकों का पेपर में आने वाला है। और वही बात करें महत्वपूर्ण कहानी, ये भी आपके पेपर में 5 अंकों का पूछा जाता है। 5 नंबर का पूछा जाता है तो टोटल कितना हो गया? 10 30 और 10 40 45 नंबर यहाँ पे आपका एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार 1 शॉट भी हम लोग चलाने वाले हैं आप सभी के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि गद्य और पद्य दोनों के रहेंगे। ठीक। पहला है वासुदेव सर अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो जो सर मातृभूमि है यह वासुदेव सर अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन है सर? विचार प्रवाह है। किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी का है। और वहीं पर हम देखिए विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, ये भी किसका है? तो ये भी ध्यान देना अपना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और वासुदेव सरवाल का निबंध को मात्रा भूमि, ठीक ना। और अगर हम बोले राष्ट्र का स्वरूप, सर राष्ट्र का स्वरूप ये किसका है? तो राष्ट्र का स्वरूप भी जो है वह वासुदेव सर अग्रवाल जी का क्या है? कि निबंध संग्रह है। अब यहाँ पे निबंध संग्रह ध्यान दीजिएगा, मतलब विधा होता है। क्या होता है? विधा होता है। अगर यहीं से पेपर में बोले, चलिए बताइए, मातृभूमि वासुदेव सर अग्रवाल की एक प्रमुख कृतियां हैं, यह किस विधा पर आधारित है? तो विधा मतलब निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक है भैया। हिंदी प्रदीप के संपादक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के क्या माने जाते हैं? संपादक माने जाते हैं। अगला का वाला प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लाली योजना। आलोचनात्मक कृति है कालिदास की लाली योजना के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और अगर आए अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक भी कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना। देखिए विधा बोला ना, किस विधा मतलब क्या होता है सर? प्रकार। किसका प्रकार है? रचना का प्रकार है। किसका प्रकार है? रचना का प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। ध्यान देना, यह क्या है? एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आत्मकथा है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की जो कहानी है यह रचना किसकी है? यह हरिशंकर परसाई की है। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि ये किस विधा की रचना है, किस किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो आप क्या जवाब देंगे? किस विधा की रचना है? सर यह एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। अगला यहाँ पे आपके पद्य से बहुविकल्पी लेंगे। देखिएगा, आपके गद्य से 5 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, पद्य से आपके 5 अंकों का बहुविकल्पी आएगा। टोटल 10 नंबर का बहुविकल्पी रहने वाला है। क्या यहाँ पे है?
रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रकृति चित्रण भी रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, युद्धों का सजीव वर्णन भी है, मुक्त काव्य रचना है, ईश्वर की जो वंदना है, यह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अच्छा, महाभारत बैच मैंने बनाया जिसमें आपको मैं बोर्ड में फंसने वाला गेस्ट पेपर दिया हूँ सेट, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 100 रुपये, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पेपर के एक दिन पहले वाला है, तैयार कर लेना। ठीक, अगला यहाँ पे कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यहाँ पे तो हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मिरथी भी है, रेणुका भी है। उत्तराधार जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगला है यामा रचना है भैया महादेवी वर्मा का। यामा जो रचना है महादेवी वर्मा का, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पेपर में जाइएगा छाप दीजिएगा। अगला यहाँ पे घ वाला, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था, मतलब जो हिंदी साहित्य है इसको आदिकाल कहा जाता है, और आदिकाल को ही बोला गया क्या? चारण काल। अब ये नाम सर किसने दिया था? तो ये नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था क्या? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था, सुमित्रानंद पंत को मिला था, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। यही एक बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है, कामायनी किसकी रचना है? क्या? कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? तो याद रखना, जो कामायनी है सर, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या है सर जी? कामायनी है, कामायनी। और रात को 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर आइएगा, ठीक ना? भंडारा चलता है, एकदम तगड़ा वाला चौचक वाला भंडारा चलता है रात को 8:30 बजे, आइएगा जरूर। अगला यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण क्या है सर? गद्यांश है। यह पेपर में 10 अंकों का आएगा, 10 नंबर का आएगा, और मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाऊंगा, बिना पेपर और पेन अप्रोच सिखाऊंगा। देखिएगा सर, है क्या यहाँ पे? जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, निर्माण करना होता है। ये हमारा क्या हो गया गुरुदेव? गद्यांश हो गया। अब गद्यांश में सर सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि गुरुदेव ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, हम लोग कैसे देखेंगे? तो अगर यहाँ पे शब्द आया है जन, क्या आया हुआ है? जन शब्द आया हुआ है, भूमि शब्द आया हुआ है, सब कुछ छोड़ो, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ गया। क्या आ गया? राष्ट्र शब्द आ गया। तो सीधा बोलो कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सरगवाल, क्योंकि रावा, रावा वा मतलब वासुदेव सरगवाल। ठीक, तो जब भी आप इसका आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जब भी आप किसी भी गद्यांश का आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले ध्यान देना, आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है डॉट 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 करके लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे जन का प्रवाह डॉट 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 करना होता है। ठीक, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह किस तरह होता है? पहले का आंसर, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। कहीं मैं अलग से आंसर लाया क्या? अरे नहीं लाया भैया, सारा आंसर इसी में है, बस ढूंढ कर करना रहेगा, थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, अगला है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिख कीजिए। शीर्षक मतलब पाठ का नाम, शीर्षक कौन बेटा? राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है? वासुदेव सरगवाल। मैंने आपको बताया ना कैसे पहचानेंगे। अगर वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है तो वहां पे राष्ट्र शब्द आएगा, मातृभूमि शब्द आएगा, जन शब्द आएगा, पृथ्वी शब्द आएगा, माता शब्द आएगा, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहता, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी से हो गई आपकी लड़ाई, झगड़ा हो गया, अब आप चले गए सर जी केस करने के लिए, तो अब पुलिस तो ऐसे कहेंगे नहीं कि गुरुजी मैं इससे लड़ाई किया था, तो पुलिस से क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा पड़ोसी जो है ना, हमारा पड़ोसी जो है हमारे कुत्ते को कलुआ बोल रहा था। हमारे कुत्ते को क्या बोल रहा था बेटा?
कलुआ बोल रहा था, और जिसकी वजह से गुरुजी हम लाते हैं घूंचा पीट दिए उसको, और उसकी वजह से गुरुदेव उसको क्या हो गया, चोट वोट आ गया। मतलब सोचो, बात तो बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, बस वही है, वही क्या है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया गया है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। आपको इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, वही इसका एग्जैक्ट वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदात्म स्थापित किया हुआ है। सभी विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। और इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या सजी, प्रयत्नशील है। क्या है, प्रयत्नशील है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य की रश्मियां क्या है, यहाँ पे देखिए, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, घाटों का निर्माण का आशय बताइए। तो घाटों का निर्माण होता है, क्या होता है यहाँ पर, घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। अगला है, जन का संततवाह जीवन किस तरह है। जन का संततवाह जीवन किस तरह है, तो जन का संततवाह जीवन किस तरह है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। दैट्स द आंसर। यही क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वाला उत्तर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जन का संततवाह जीवन का अर्थ सदा प्रवाहित रहने वाला, या फिर लिखेंगे यहाँ पे, जन का संतत वाही जीवन नदी के नदी के प्रवाह की तरह है, प्रवाह की तरह है। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढो यहाँ पे, जन का जीवन कब तक अमर है। यहाँ पे है ना, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अजर और क्या है, अमर है। अजर और क्या है, अमर है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। ठीक, उसके बाद गद्यांश के बाद आएगा बेटा क्या, आपका पद्यांश। क्या आएगा, पद्यांश सबसे महत्वपूर्ण वाला पद्यांश है, और ये पद्यांश आपके पेपर में 10 अंकों का आएगा। पद्यांश है क्या, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत मुँह जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्यम में उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब अर्थात इसका अर्थ क्या लिखेंगे, हिंदी क्या लिखेंगे, कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका से समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके उस वस्त्र को उड़ाना मत। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई लगे, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल शरद से दिखने वाले मुख की मलिनताओं को हर लेना। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे, तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपनी स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया द्वारा उसकी थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसे आराम पहुंचा देना। ये रहा आपका क्या, पद्यांश। अब ये पद्यांश के कई सारे प्रश्न रहेंगे, उसका उत्तर देने से पहले आप लोग ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना,
और जहां से ये पद्यांश शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है ना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, तप्त भूतांगना को, यहाँ से लेकर पूरा लिखना है। यहाँ पे लज्जाशील पथिक महिला डॉट 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 तप्त भूतांगना को, उसके बाद लिखना है यहाँ पे दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और ये शीर्षक कौन है? पाठ का नाम क्या है? पवन दूतिका है। अगला है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को क्या कर देना? दूर कर देना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आगे, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। ओके, अगला यहाँ पे है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण और उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? सर ये जो है ना रेखांकित अंश है, ये यहाँ पे, ये क्या है? रेखांकित अंश है। होने देना विकृत वसनाना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो वह लोग ग्रोथ शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यानताएं मिटाना। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राधा पवन को पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनकी कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृश्य से न तो उचित है और न ही क्षम्य है, ना तो उचित है और न ही क्षमा करने योग्य है। यदि थकी हो तो उसे गोद ले उठाकर शांति प्रदान करना और उसके होंठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनताओं को मिटा देना। अब यहाँ पे बेटा लेखक का आएगा क्या? जीवन परिचय। किसका आएगा? लेखक का साहित्यिक परिचय आया या जीवन परिचय? बेटा यही लिख देना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। आप लोग वहां परेशान हो जाते लिखेंगे क्या गुरुदेव, ये लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले इनका हम लोग पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में क्या लिखेंगे? इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाधि पीएचडी डीलिट और डीलिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा विषयानुकूल प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। शैली कैसी थी? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि और वागंधारा थी। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई थी। ये भैया हैं वासुदेव अग्रवाल जी। ठीक है, अब इनका लिखेंगे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, तो लिखेंगे यहाँ पे अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और बचपन से इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि होने के कारण हिंदू काशी विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया और बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। और माँ सरस्वती का यह हमारे पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में सदा के लिए सो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह, शोध ग्रंथ और संपादन है। तो निबंध संग्रह जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला संस्कृति, माताभूमि और वागंधारा है। शोध ग्रंथ जैसे पाणिकालीन भारत है और संपादन जैसे पद्मावत है। ठीक, अब इनका साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इनके लेख पूर्ण हैं और उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे और शोध निबंधों में एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। अगले पे कवि का आएगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, या बोले तो जीवन परिचय, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों एक ही में बता दिया हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट टिप्स देखेंगे, ये शॉर्ट है याद करने का तरीका। इनका जन्म 30/1/1879 ईस्वी को, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध था। इनकी भाषा संस्कृत में खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू लहर, झरना, चित्राधार, कानून, कुसुम, प्रेम पथिक है। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी। ये बेटा है जयशंकर प्रसाद जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं। इनका जीवन परिचय बोले या फिर साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे?
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए और अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात ये स्वर्ग सिधार गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और हाँ यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक? उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएँ, जैसे कहाँ कामायनी है, आँसू है, लहर है, झरना है, ठीक है ना? इत्यादि इनके क्या हैं? प्रमुख रचनाएँ हैं। और कहानी और उपन्यास में कौन-कौन है? तो कहानी में जैसे आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी है। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण है, ठीक? इनका साहित्यिक योगदान लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, न्यायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ-साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है और प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या है? प्राण है। तो बेटा यहाँ पे पेपर में आएगा कहानी, तो यहाँ पे मैंने पंचलाइट की कहानी लिया है। कहानी का सारांश बोले या फिर बोले कथा वस्तु। क्या बोले? कथा वस्तु बोले। तो आपको केवल यही छापना है जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पंचलाइट कहानी का सारांश बोले या फिर बोले कथा वस्तु, तो आपको यही लिखना है और आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले सर? प्रबंध कर ले। सभी लोग उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, जो कि गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह अपने घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसी कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। तो मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ साथ रहेगा, खून माँ आप खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको कितने टॉपिक दिया बेटा? 6 टॉपिक दिया, जिसमें मैंने 45 नंबर एकदम करवाया है, ठीक है ना? इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और जो टॉपिक्स हैं वो मैं सब करवा दूँगा, आप चिंता मत करिएगा। आपको केवल क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देना है? शेयर कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।